गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग को क्रैश कोर्स क्लास 12 बायोलॉजी में आज लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स में दो चैप्टर है, पहला है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और दूसरा चैप्टर है मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, इसलिए टेक्निकली इसको समझना है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है अनुवांशिकी, यानी माता पिता का जो कैरेक्टर्स होता है कंप्लीट बच्चों में जो ट्रांसफर होता है। तो एक टर्म आता है पहले फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो क्रोमोजोम्स कहलाता है, जो माता पिता से अनुवांशिक गुणों को लेकर के उनके बच्चों में जाता है। लेकिन यहाँ पर शब्द है बच्चों मोलेकुल, यानी कोई ऐसा मोलेकुल है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को माता पिता से बच्चों में ले जाता है। तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग कहते क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, इस चैप्टर से काफ़ी सवाल आता है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक का पहला लेटर आप लेंगे तो एन होगा और एसिड का पहला लेटर लेंगे तो ए होगा बच्चों, यानी न्यूक्लिक एसिड। नाम क्यों पड़ा समझिए। जनरली यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर इसका या तो फॉर्मेशन होता है या तो एक वही रहता है, दोनों में से एक श्योर है। ऑरिजिन वही होना, ऑरिजिन प्लस लोकेशन दोनों होना, या ऑरिजिन न्यूक्लियस के अंदर होना, रहना साइटोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियस में रहने वाले को न्यूक्लिक कहते हैं। ठीक वैसे ही बच्चों, जैसे बिहार में रहने वाले को आप बिहारी बोलते हो, पंजाब में रहने वाले को पंजाबी बोलते हो, वैसे ही न्यूक्लियस वाले को न्यूक्लिक बोलेंगे। और केमिकल नेचर इसका एसिडिक होता है, तो इसलिए शॉर्टकट में क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड। तो आपसे कोई पूछे कि मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगा, और ऑप्शन में आपको दे दे ए में न्यूक्लिक एसिड भी है ना, बी में डीएनए, सी में आरएनए और डी में कुछ और दे दे, तो आपका चूंकि मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें न्यूक्लिक एसिड ही आंसर होगा। बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं, सिर्फ डीएनए चुन लेते हैं। अब बताओ बच्चों, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में जैसे वायरस सिर्फ आरएनए रहता है, तो जहां आरएनए सिर्फ रहता है वही मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो जाएगा। इसलिए अलर्ट रहना है, ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं, नहीं करना है। विच वन इज मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो आपका आंसर क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड। अब दूसरा बच्चों, न्यूक्लिक एसिड को बांटा गया है दो भाग में, एक को कहा गया है बच्चों आरएनए और दूसरे को कहा गया है डीएनए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन यहीं से आता है। आरएनए में देखिए एनए तो पहले से था न्यूक्लिक एसिड, इसमें भी एनए से था, तो टर्म क्या जुड़ा नया, कौन सा लेटर जुड़ा है, आर। तो आर का मतलब होता है बच्चों, सिर्फ आर का मतलब हम बोल रहे हैं राइबोज नाम का शुगर। ध्यान देना, आरएनए का फुल फॉर्म मैं नहीं बता रहा हूं, आर का मतलब इसमें क्या हुआ, राइबोज, और राइबोज क्या होता है, पेंटोज शुगर होता है। वैसे ही डीएनए में डी का मतलब क्या हुआ, डीऑक्सी राइबोज। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछता है कि न्यूक्लिक एसिड को आरएनए और डीएनए में डिवाइड करने वाला कौन सा केमिकल कंपोजिशन है, या कौन सा वैसा केमिकल कंपोजिशन है, रासायनिक संरचना है जो न्यूक्लिक एसिड को दो भागों में बांटता है। तो आपका आंसर होगा पेंटोज शुगर। आरएनए में पूछे तो बोलिएगा राइबोज शुगर, डीएनए में पूछे तो आप बोलिएगा डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है बच्चों, लेकिन दूसरा सवाल क्लियर हो गया आपका। लेकिन यदि आरएनए का फुल फॉर्म पूछे तब इसमें से एस ई यहां से गायब हो जाएगा और करना होगा आपको राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक उसी तरह से इसमें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें डीऑक्सीराइबो क्यों लगता है, क्योंकि डी का मतलब होता है बच्चों रिमूवल और ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, यानी एक ऑक्सीजन का रिमूवल होता है राइबोज में से, तो उसको हम लोग डीएनए कहते हैं। अब आते हैं बच्चों अगला पॉइंट पर, जो क्वेश्चन आता है। मुख्य बिंदु सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स डिस्कस कर रहे हैं। अब पूछता है, क्वेश्चन पूछ देगा कि न्यूक्लिक एसिड का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसको कहते हैं, या इसी में पूछ सकता है कि डीएनए का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसको कहते हैं, या फिर से पूछ देगा कि आरएनए का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसको कहते हैं। तो बच्चों चूंकि न्यूक्लिक एसिड का ही ना टाइप है डीएनए एंड आरएनए, इसलिए तीनों क्वेश्चन एक ही हुआ बच्चों, ठीक है ना।
चाहे वो न्यूक्लिक एसिड पूछ दे या डीएनए पूछे या आरएनए पूछे, तो सबका सवाल सेम होगा। और इसका आंसर क्या होगा बच्चों? न्यूक्लियोटाइड। जरा ध्यान देना यहां पर क्या है? टी है, ठीक है ना। टी का मतलब थर्ड होता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टी का मतलब यहां पे थर्ड हमने रखा है, यानी न्यूक्लियोटाइड, यानी इसमें होता क्या है एक्चुअली, आगे आपको चर्चा करेंगे। न्यूक्लियोटाइड में 1 पेंटोज शुगर, 1 नाइट्रोजनस बेस और 1 फॉस्फेट होता है, ठीक है ना। तो एक नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोज शुगर, एक फॉस्फेट जब मिल जाएगा आपस में तो बनाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो आपका एक सवाल डायरेक्ट आता है कि द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, या तो न्यूक्लिक एसिड रहेगा, या तो सिर्फ डीएनए रहेगा, या तो सिर्फ आरएनए रहेगा। तो इस सब का आंसर क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है बच्चों, तो यहां पर एक चीज ध्यान दे देना है। अब आगे हम लोग ध्यान देते हैं। अभी अभी बताए कि न्यूक्लियोटाइड बना हुआ होता है बच्चों 1 मोलिक्यूल ऑफ पेंटोज शुगर प्लस 1 मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस का चर्चा करेंगे, तो ये दोनों जब आपस में मिलेगा ना एक साथ, तो उसको कहेंगे बच्चों न्यूक्लियोसाइड। ध्यान देना यहां पर एस है, एस का मतलब जब नाइट्रोजनस बेस के साथ सेकेंड केमिकल कंपोजिशन जुड़ा, एस फॉर सेकेंड, तो न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। लेकिन यह स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नहीं हो सकता है। फंक्शनल तो हालांकि सिंगल न्यूक्लियोटाइड का नहीं होता है, पढ़ेंगे आप आगे डिटेल में। अब देखो बच्चों, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड था। यदि इसके साथ आप फॉस्फेट अटैच कर देते हैं तब बन जाएगा ये, यानी ये दोनों तो साथ में थे ही, जब तीनों हो गया तब होगा बच्चों न्यूक्लियोटाइड। अब ध्यान दो, जब दो कंपोजिशन है तो दो कंपोजिशन मिलकर के क्या बनाया है? न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब 3 कंपोजिशन हो गया तो हो गया न्यूक्लियोटाइड। अब आते हैं बच्चों, पेंटोज शुगर चूंकि आप लोग जानते हैं 2 तरह का होता है। एक होता है राइबोज पेंटोज शुगर, जिसका कि डिटेल स्ट्रक्चर मैं नहीं बताऊंगा, C5H10O5 होता है। तो ये राइबोज पेंटोज शुगर जिसमें रहेगा वो कहलाएगा RNA, और जिसमें C5H10 और O4 हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन 5 के जगह पर घट के 1 कम हो गया, यानी 4 हो गया। तो इसी को कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। ठीक है बच्चों, यानी डी का मतलब रिमूवल, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, और राइबोज का मतलब इस राइबोज से यानी 5 के जगह पे 4 हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी आता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नाइट्रोजिनस बेस, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। नाइट्रोजिनस बेस ये बेसिकली 2 तरह का होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाइट्रोजिनस बेस कितने तरह के होते हैं, तो 2 तरह का। एक का नाम होता है बच्चों प्यूरीन, और दूसरे का नाम होता है बच्चों पाइरीमिडीन। अब देखो, प्यूरीन फिर से 2 तरह का होता है। एक का नाम है एडिनिन, जिसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और दूसरे का नाम है गुआनिन, जिसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ध्यान देना, प्यूरीन, एडिनिन और गुआनिन ही होता है, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो। क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए में प्यूरीन कौन कौन है, तो एडिनिन एंड गुआनिन। सेम पूछेगा आरएनए में प्यूरीन कौन कौन है, तो बस एडिनिन एंड गुआनिन सेम। गड़बड़ाता है कहाँ? पाइरीमिडीन में। पाइरीमिडीन बच्चों 3 तरह का होता है जनरली। एक का नाम है साइटोसिन, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। दूसरे का नाम है थाइमिन, जिसको टी से डिनोट करते हैं। और तीसरा होता है बच्चों यूरासिल, जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान क्या देना है कि साइटोसिन प्लस थाइमिन ये दोनों बच्चों डीएनए में रहता है, और साइटोसिन प्लस यूरासिल ये दोनों जो है आरएनए में रहता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, फिर से आपका पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या रहेगा बच्चों, ध्यान दीजिए कि इन डीएनए पाइरीमिडीन्स आर, तो आपका आंसर चुनेंगे साइटोसिन एंड थाइमिन। लेकिन सवाल रहे
इन RNA, पायरिमिडीन्स आर, तो साइटोसिन एंड यूरासिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा करता है। फिर पूछ देगा इन DNA पायरिमिडीन बेस थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय, तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछेगा, इन DNA यूरासिल इज रिप्लेस्ड बाय, चूंकि यूरासिल के जगह पर ही ना थाइमिन आ गया है, तो ये क्वेश्चन सही है। तो क्वेश्चन में इसलिए मैं गलत बोला पहले कि अब रॉन्ग स्टेटमेंट चुनने वाला क्वेश्चन आता है बच्चों, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग या इनकरेक्ट, तो ऐसे सवाल पे भी आपको ध्यान देना होगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो यहां पर पूछ देगा कि यूरासिल ऑफ RNA रिप्लेस्ड बाय विच वन नाइट्रोजनस बेस इन DNA, तो थाइमिन, यानी थाइमिन सिर्फ DNA में होगा और यूरासिल सिर्फ RNA में होगा, बाकी जो बचा एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये तीनों कॉमन है DNA में भी और RNA में भी बच्चों, यानी ये DNA RNA दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन जिससे आता है, मैं सिर्फ वही बता रहा हूं आप लोगों को जिससे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। पूछता है बच्चों, बहुत ही फेमस VBI क्वेश्चन है ये, DNA का स्ट्रक्चर जो है उसको डील करने के लिए एक मॉडल दिया गया है जिसका नाम है डबल हेलिक्स मॉडल, या इसी को कहता है बच्चों डुप्लेक्स मॉडल। तो पूछता है कि डबल हेलिक्स मॉडल या डुप्लेक्स मॉडल ऑफ DNA प्रोपोज्ड बाय, तो आपका आंसर होगा, मेन नाम है बच्चों वाटसन एंड क्रिक, और कभी कभी ईयर भी इसमें देता है इन 1953, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। ऐसे पूरा नाम इनका है जेम्स वाटसन, इनका नाम है फ्रांसिस क्रिक, तो ये लाइन आप याद रखिएगा, यानी डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA या डुप्लेक्स मॉडल ऑफ DNA प्रोपोज्ड बाय, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका वाटसन एंड क्रिक, और इसका ईयर भी आपको यदि याद है बच्चों तो ज्यादा अच्छा है। तो इससे क्वेश्चन आता है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA प्रोपोज्ड बाय, आंसर आपका होगा वाटसन एंड क्रिक। आगे आते हैं बच्चों, एक और बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए हैं, ठीक है ना, उनका जो नाम है वो नाम है बेटा चारगफ, चारगफ पूरा नाम था मॉरिस चारगफ, लेकिन हम लोग चारगफ से याद रखते हैं। इन्होंने DNA में एक रूल का वर्णन किया जिसको कहा गया है चारगफ रूल। इनका कहना क्या था कि डबल स्टैंडर्ड DNA को DS लिखते हैं, तो DS DNA हो गया बच्चों, यानी डबल स्टैंडर्ड DNA में अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन, मीनिंग प्यूरिन जितना होगा उतना ही पायरिमिडीन होगा DNA में। और DNA में क्या बताए थे बच्चों, प्यूरिन कौन कौन था, A और G यानी एडिनिन और गुआनिन, पायरिमिडीन कौन था, C और T यानी साइटोसिन और थाइमिन। कितना प्यारा, यहां पर एक ट्रिक बनता है याद करने के लिए कि प्यूरिन किसको कहते हैं, कभी कभी आप सुने होंगे किसी को कहते हुए AG, ये गाना भी आया था AG OG, लो जी सुनो जी मैं हूं मनमौजी, तो उतना लंबा नहीं जाना है, बस AG, तो A फॉर एडिनिन और G फॉर गुआनिन, और इधर है CT बजाओगे, C फॉर साइटोसिन, T फॉर थाइमिन, तो AG CT बजाओ, AG मतलब क्या हो गया आपका ट्रिक में प्यूरिन, CT मतलब क्या हो गया पायरिमिडीन। तो चारगफ रूल जो था डबल स्टैंडर्ड DNA में ये लागू होता है बच्चों। अब देखिए इसमें एक तो हो गया कि प्यूरिन AG है और पायरिमिडीन CT है, तो AG इक्वल टू CT। इसी में क्वेश्चन पूछेगा आपको कि किसका परसेंटेज किसके बराबर होता है बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू T होता है, याद रखिएगा, क्योंकि A पेयर करता है T से। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी समझा रहा हूं, यानी चारगफ रूल में ही यदि DNA में एडिनिन जितना रहेगा उसके बराबर होगा थाइमिन, और गुआनिन जितना होगा उसके बराबर होगा साइटोसिन। इससे क्वेश्चन आता है बच्चों, लेकिन ये क्वेश्चन रट्टा मारने से नहीं बनेगा, समझने से बनेगा। जैसे मैं बताता हूं क्वेश्चन क्या रहता है, इन DS DNA A इज इक्वल टू, मान लो दे दिया बच्चों 13%, 13%,
तो फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ बाकी जो बच गया, यानी जी का, सी का या टी का। तो देखिए चारगाफ रूल को आप लागू कर दीजिएगा। ए इज इक्वल टू क्या बताए थे, टी, यानी ए पेयर करता है टी से, इसलिए जितना ए यानी एडेनिन रहेगा उतना ही थाइमिन रहेगा। तो एडेनिन बराबर कितना दिया है यहाँ बच्चों, 13%। तो थाइमिन बराबर ही कितना होगा, 13%। अब 13 और 13 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 26%, 26% हो गया। अब 100 में से माइनस कर देंगे हम लोग 26, तो जैसे ही माइनस करें तो कितना बचेगा, 74। अब 74 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, 37, यानी C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 37%, और G इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 37%। तो इस तरह का क्वेश्चन कुछ भी आएगा। अब मान लिया जाए आपको बच्चों A बराबर आपको क्या दे दे, A इज इक्वल टू आपको 3% दे, तो A किससे पेयर करता है, थाइमिन से यानी T से, तो T इज इक्वल टू अपने आप आ गया ना 3%। अब 3 + 3 कितना हो गया, 6। अब 6 को 100 से माइनस कर लीजिए तो कितना बचा बच्चों, 94, 94 बचा। अब जब 94 है तो उसको 2 भाग में बांट दीजिए, आधा जी हो जाएगा आधा सी हो जाएगा। तो G इज इक्वल टू और C इज इक्वल टू करने के लिए क्या करिए, 94 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 47। तो इसका हो जाएगा 47% और इसका भी हो जाएगा 47%। तो इस तरह का एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, और ये हूबहू पिछले साल वाला रिपीट नहीं करेगा बच्चों, याद रखिएगा। इसमें परसेंटेज कभी 3% दे देगा, कभी 5% दे देगा, कभी 10% देगा। कॉन्सेप्ट यही नहीं सीखे हुए रहिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। यानी चारगाफ रूल से क्वेश्चन देता है, तो चारगाफ रूल से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर किसके बनने को क्या कहते हैं, इससे क्वेश्चन आता है बच्चों। जैसे सिंथेसिस ऑफ डीएनए को क्या कहते हैं, तो हो जाएगा रेप्लिकेशन। सिंथेसिस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, तो एस फेज ऑफ सेल साइकिल, यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है, क्योंकि इसमें फेज होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेक प्लेस और प्रोसेस इज कॉल्ड, तो उसका आंसर होगा बच्चों ट्रांसक्रिप्शन, यानी डीएनए के सिंथेसिस को रेप्लिकेशन कहेंगे, याद रखना। आरएनए के सिंथेसिस को ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ये 3 बात आप यदि याद रखते हो तो इस 3 में से एक क्वेश्चन देने का जनरली बच्चा चांस बनता है, दे देगा प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ, है ना, डीएनए इज कॉल्ड, ऑप्शन दे देगा मान लो रेप्लिकेशन, बी में ट्रांसक्रिप्शन, सी में ट्रांसलेशन, डी में कुछ और दे देगा, तो आपका आंसर हो जाएगा रेप्लिकेशन। याद रहेगा तब ना कि डीएनए बनने को रेप्लिकेशन कहते हैं। दूसरा पूछ देगा सिंथेसिस ऑफ आरएनए इज कॉल्ड, तो ट्रांसक्रिप्शन, और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड, तो ट्रांसलेशन। एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड पूछता है, डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस ऑन डीएनए। थोड़ा ध्यान देना, जितना बात मैं बता रहा हूं यदि आप ध्यान से सुनेंगे, 2, 3, 4 बार रिपीट करके वीडियो देख लेंगे तो इस चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा। सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक प्लेस ऑन डीएनए, देखिए ये डीएनए न्यू मॉलिक्यूल बना और ये जो है सो ओल्ड डीएनए स्टैंड है, तो सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक प्लेस ऑन डीएनए। एंजाइम जो हेल्प करता है उसको कहते हैं बच्चों डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जो एंजाइम डीएनए को बनाएगा उसको कहेंगे डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन डिपेंड किस पर है, डीएनए पर, तो कहलाएगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अगला काम क्या होगा, यदि डीएनए पर आरएनए का सिंथेसिस होगा, अब देखिए बन रहा है क्या, आरएनए, तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन किस पे बन रहा है, डीएनए पर, इसलिए नाम हो जाएगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और तीसरा जो है, कभी कभी रेयर केस में ऐसा देखा गया है बच्चों कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, जैसे HIV यानी एड्स का जो वायरस है, रेट्रोवायरस जिसको आप कहते हो, उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए से डीएनए बनता है, ठीक है ना, तो इसको कह देंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, तो या तो आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कह सकते हो या कह सकते हो
आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो इससे भी क्वेश्चन दे सकता है बच्चों, ठीक है ना। देखिए एक्चुअली हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि क्वेश्चन आता है बच्चों, ऐसा नहीं कि जिससे क्वेश्चन नहीं आता है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, चूंकि डीएनए के बाद आरएनए से क्वेश्चन पूछता है, तो आरएनए 3 तरह का होता है। एक होता है बच्चों मैसेंजर आरएनए, एक होता है बच्चों ट्रांसफर आरएनए, और एक होता है राइबोसोमल आरएनए, यानी एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। इससे जो क्वेश्चन पूछता है उसी को फोकस करते हैं। मैसेंजर आरएनए जो होता है बच्चों, उस पर 3 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस जो है ना, जैसे मान लो ए है, यू है, जी है, सी है, यू है, सी है, सी है, ए है, यू है, तो ऐसे 3 का जो सीक्वेंस होता है उसको कहते हैं हम लोग जेनेटिक कोड, या कहीं कहीं आपको जेनेटिक कोडोन लिखा हुआ रहेगा, या कहीं कहीं तो सिर्फ बच्चों आपको कोडोन लिखा हुआ मिलेगा। तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, या न्यूक्लियोटाइड्स नहीं दे करके सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसेस ऑन मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड, तो आंसर आपका कोडोन रहेगा ऑप्शन, तो कोडोन चुनना। जेनेटिक कोड या जेनेटिक कोडोन रहे तो वो चुनना। दूसरा क्वेश्चन क्या दे देगा, तो पहले तो दे दिया कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड, तब आपको कोडोन या जेनेटिक कोड चुनना है। लेकिन अगला क्वेश्चन ऑपोजिट कर दे, ठीक उल्टा, कि कोडोन प्रेजेंट ऑन, ऑप्शन दे दे एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, जो कि अक्सर देने का चांस है, इस बार भी दे सकता है। तो कोडोन प्रेजेंट ऑन, तो आंसर आपका हो जाएगा मैसेंजर आरएनए। ठीक उसके बाद अगला बच्चों ट्रांसफर आरएनए से पूछता है, तो ट्रांसफर आरएनए में एक्चुअली ना डिटेल जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस तरह से स्ट्रक्चर उसका होता है ट्रांसफर आरएनए का। इस एंड पर 3 नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस जो होते हैं उनको कहा जाता है बच्चों एंटीकोडोन। क्या कहते हैं? एंटीकोडोन। एंटी को नहीं बुलाना है यहां पर, एंटीकोडोन कहते हैं, ठीक है ना। यानी 3 सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस ऑन ट्रांसफर आरएनए इज कॉल्ड एंटीकोडोन। तो ध्यान दीजिए, एंटी हटा दे, कोडोन पूछे तो आंसर मैसेंजर आरएनए होगा, लेकिन एंटीकोडोन पूछे तो आंसर आपका टीआरएनए होगा, ट्रांसफर आरएनए। तो इसको उल्टा करके पूछता है, इसलिए समझना जरूरी है। अब क्वेश्चन बैंक में नहीं ढूंढने लगना कि एंटीकोडोन प्रेजेंट ऑन, तो उसमें एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए रहेगा, तो उसमें आंसर होगा बेटा टीआरएनए। लेकिन कभी पूछ देगा कि एंटीकोडोन प्रेजेंट ऑन, तो टीआरएनए पूछ देगा टीआरएनए हैविंग 3 सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स रीड फॉर कोडोन ऑफ मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड, तब आंसर होगा आपका एंटीकोडोन, क्योंकि क्वेश्चन को अपोजिट करता है और अपोजिट करने पर आप गड़बड़ाना नहीं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जो है सो हम लोग ध्यान देंगे। अब आते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि टोटल जेनेटिक कोड कितने होते हैं, ठीक है ना, यानी हाउ मेनी टोटल जेनेटिक कोड, टोटल जेनेटिक कोड। तो इसका आंसर होगा बच्चों 64। ध्यान देना, 64 जेनेटिक कोडोन बनता है। डिटेल जब पढ़ाते तो आपको 64 बना के समझाते, लेकिन यहां बस जो क्वेश्चन आता है वही बता रहे हैं बच्चों। तो टोटल जेनेटिक कोड कितना होगा? 64। लेकिन दूसरा सवाल यदि इसे पूछे कि टोटल जेनेटिक कोड हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस में एमिनो एसिड को जोड़ता है पेप्टाइड बॉन्ड से, तब आंसर होगा 61, यानी 3 कम हो जाएगा। बोलिए कि 3 क्या करेगा सर? तो हो जाता है स्टॉप कोडोन, यानी स्टॉप कोडोन, या उसको कहते हैं बच्चों टर्मिनेटर कोडोन, यानी स्टॉप कोडोन और टर्मिनेटर कोडोन, इसमें 3 होता है। एक का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस साल मेरा मन कह रहा है कि दे देगा आप लोग को क्वेश्चन में, इसलिए याद रखिएगा, UAA, ऐसे याद रखना, UAA, तो UAA हो गया। दूसरा हो गया UAG, यानी मान लो जिनको बुला रहे हैं UAA, नहीं सुने तो है यू आजा, तो UAG हो गया, यू आजा। और तीसरा है UGA, आ गए तो कुछ बोल के कहिए कि यू जा। तो ये तीनों टर्मिनेटर कोडोन है बच्चों, या स्टॉप कोडोन है, UAA, UAG और UGA। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस यदि हो रहा है और ये तीनों में से कोई जेनेटिक कोड आ गया तो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देगा।
रोक देगा, इसीलिए स्टॉप कोडोन कहलाता है या टर्मिनेटर कोडोन। तो स्टॉप कोडोन कितने हो गए? 3, तीनों का नाम याद रखिएगा। टोटल जेनेटिक कोड कितने हो गए? तो 64, और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करने वाला कितना हुआ? तो 61, यानी 3 माइनस हो गया। एक क्वेश्चन और जेनेटिक कोड से पूछता है, वो क्या पूछता है बच्चों? तो पूछता है स्टार्टर कोडोन, स्टार्टर कोडोन, या इसको देगा इनिशिएशन कोडोन। तो इनिशिएशन कोडोन में सबसे कॉमन है बच्चों AUG, AUG, ठीक है ना, यानी एडिनिन, यूरासिल और गुआनिन वाला है तो AUG। रेयर केस में कभी कभी AUG के साथ साथ एक और होता है, उसको कहते हैं GUG, यानी पहला हो गया AUG और दूसरा हो गया GUG। तो आपको ये दोनों में से कोई पूछ सकता है। 99% से ज्यादा केस में AUG होता है इनिशिएशन कोडोन, और GUG रेयर केस में जब AUG नहीं रहता है। तो इतना क्वेश्चन पूछता है बच्चों आपका जेनेटिक कोड से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, जनरली पूछता है। अब आते हैं बच्चों हम लोग आगे। एक क्वेश्चन पूछता है जो बहुत ही कॉमन है, वो है बच्चों म्यूटेशन से। म्यूटेशन कहते किसको हैं? म्यूटेशन। तो म्यूटेशन से 2-3 सवाल बनता है इंपॉर्टेंट। बस सबसे पहले फादर ऑफ म्यूटेशन किनको कहते हैं, या टर्म म्यूटेशन किसने यूज किया था? तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, ह्यूगो डिवेरिस, ह्यूगो डिवेरिस को कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पूछेगा कि ह्यूगो डिवेरिस किस प्लांट पर रिसर्च किए थे? तो उसका नाम है बच्चों प्लांट का इवनिंग प्राइम रोजा, या इसका साइंटिफिक नेम है ओएनोथेरा लैमार्कियाना, यानी इवनिंग प्राइम रोजा या ओएनोथेरा लैमार्कियाना, ठीक है। तो फादर ऑफ म्यूटेशन आंसर होगा ह्यूगो डिवेरिस। किसने म्यूटेशन को डील किया था? ह्यूगो डिवेरिस। किस प्लांट पे उन्होंने खोजा था? इवनिंग प्राइम रोज, ये कॉमन नेम है। साइंटिफिक नेम उसका पूछ देगा, ओएनोथेरा लैमार्कियाना हो जाएगा। तो एक म्यूटेशन से पूछता है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछता है कि म्यूटेशन कहते किसको हैं? तो जो डीएनए और आरएनए में ये जो नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस जो बताया था ना, AGC T ऐसे होता है ना, और ये करेगा T से पेयर, G करेगा C से, C करेगा G से, T करेगा A से, यानी A और T के बीच में पेयर होता है, G और C के बीच में भी क्वेश्चन पूछता है बच्चों। A किससे करेगा? T से। T किससे करेगा? A से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। G किससे करेगा? C से। C किससे करेगा? G से, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, यानी C और G के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, A और T के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और A पेयरिंग करता है। तो मान लो कि A के सामने T था और G था, उसके बाद ये G यहां से चेंज हो गया और G के जगह पर कोई और दूसरा आ गया, C आ गया, T आ गया, है ना, A आ गया। तो इसी को कहते हैं म्यूटेशन, यानी चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन। अब म्यूटेशन के चलते होता क्या है? हिंदी में इसको उत्परिवर्तन बोलते हैं, यानी म्यूटेशन को इसके चलते चेंज कर जाता है कैरेक्टर। जैसे मान लो ओएनोथेरा लैमार्कियाना का फ्लावर रेड कलर का है, अब अचानक से हजारों हजार रेड कलर वाले फूल में एक फूल व्हाइट कलर का हो गया, तो इसका मतलब कि उसको बनाने वाले जीन में कुछ चेंजेज आ गया, तब तो कैरेक्टर अचानक से चेंज हो गया। तो इसी को कहते हैं हम लोग म्यूटेशन बच्चों, यानी सडन चेंज, अचानक से चेंज हो जाना, है ना, इसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों। म्यूटेशन के बाद जो हम लोग को इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वो आता है आपको ओपेरॉन कॉन्सेप्ट से बच्चों। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये ओपेरॉन कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन पूछता है कि ओपेरॉन कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये जीन रेगुलेशन एंड इट्स एक्सप्रेशन के लिए दिया गया है। यानी पहला सवाल आपका होगा, ओपेरॉन कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं था, हिंदी में भी बोलेंगे तो यही बोलेंगे ओपेरॉन, यानी ओपेरॉन कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जैकब एंड मोनार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जैकब एंड मोनार्ड। यानी कॉन्सेप्ट ओपेरॉन, यानी ओपेरॉन कॉन्सेप्ट गिवन बाय
तो आंसर होगा आपका जैकब एंड मोनार्ड। दूसरा हो जाएगा ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया किस लिए गया है, तो जीन रेगुलेशन एंड इट्स एक्सप्रेशन, यानी हमारे बॉडी में जो जीन है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है, वो क्या कैरेक्टर, कब कौन सा एंजाइम बनाएगा, कब कौन सा हार्मोन बनाएगा, तो इसको एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर भी होता है। ऐसे समझिए ठेठ भाषा में, जैसे आप स्टार्च खाए हैं तो स्टार्च को पचाने वाला एंजाइम होता है एमाइलेज, तो एमाइलेज बना हुआ होता है प्रोटीन का। प्रोटीन बनता है बच्चों ट्रांसलेशन के द्वारा, ट्रांसलेशन के लिए पहले ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए, आरएनए बनना चाहिए, और ट्रांसक्रिप्शन के लिए डीएनए चाहिए। तो डीएनए का वह टुकड़ा, वह जीन जो एमाइलेज बनाएगा, उसी को मोटिवेट करेगा कि भैया एमाइलेज बनाओ। तो इसीलिए है थोड़ा सा डिटेल, बहुत टेक्निकल चैप्टर है बच्चों, शॉर्टकट में बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता है, लेकिन चूंकि हम लोग क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं, एक क्लास में आपको मेन बातें सब मैं समझा रहा हूं जो एग्जाम में आने वाला है, तो इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट गिवन बाय जैकब एंड मोनार्ड। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट किस लिए दिया गया है, तो जीन रेगुलेशन एंड इट्स एक्सप्रेशन के लिए। उसके बाद सबसे कॉमन एग्जांपल इसका क्या है जो हम लोग को पढ़ना है सिलेबस में, वो है बच्चों लैक ओपेरॉन। अब पूछेगा कि लैक ओपेरॉन में लैक का मीनिंग क्या हुआ, तो हो जाएगा बच्चों लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, गलती से इसको प्रोटीन मत समझना, दूध के प्रोटीन को कैसीन कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को लैक्टोज। लैक्टोज यहां क्या काम करता है, इंड्यूसर का काम करता है, इंड्यूस करता है रिएक्शन को। अब लैक ओपेरॉन में बच्चों कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछ देगा कि लैक जेड कौन सा एंजाइम को बनाने में हेल्प करेगा, तो आंसर हो जाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये पक्का क्वेश्चन पूछता है बच्चों। दूसरा पूछ देगा लैक वाई किस एंजाइम को सिंथेसिस करने में हेल्प करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा परमिएज, ये भी क्वेश्चन पूछता है। और तीसरा है लैक ए, लैक ए यानी जेड वाई एक्स नहीं है, ध्यान देना, यहां जेड है, वाई है और सीधे ए है, फर्स्ट अल्फाबेट, यानी लास्ट 26वां 25वां और पहला ऐसे दिया है। तो लैक ए किसको बनाता है, तो ये बनाता है एंजाइम को बच्चों ट्रांस एसिटाइलेज को। यानी ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पूछ देगा कि लैक जेड किसको बनाएगा, सीधे आप बोलिएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक वाई किसको, तो हो जाएगा आपका आंसर परमिएज। और लैक ए किसको बनाता है, तो हो जाएगा सीधे ट्रांस एसिटाइलेज। ये तीनों में से क्वेश्चन कोई देता है जनरली। और क्वेश्चन पूछता है इससे थोड़ा सा, जैसे प्रोमोटर जीन पी कहते हैं, तो प्रोमोटर से क्या होता है, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होता है। फिर पूछेगा ऑपरेटर जीन, तो ऑपरेटर जीन स्विच का काम करता है, स्विच इसका यदि ऑन रहा तो जीन का एक्सप्रेशन होगा, और स्विच यदि ऑन नहीं रहा बच्चों तो जीन का एक्सप्रेशन इसमें नहीं होगा। अब जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है बच्चों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को HGP शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले तो होगा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है क्या, तो यह मेगा प्रोजेक्ट है, कई कंट्री मिलकर के शुरू किए थे। इसमें ह्यूमन के पूरा जीनोम का स्टडी किया गया था। जीनोम किसको कहते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन हैप्लॉइड यानी वन सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड जीनोम। जैसे ह्यूमन का जीनोम 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होता है, तो ये 3.3 यानी 3.3 गुने 10⁹ बेस पेयर यानी नाइट्रोजनस बेस पेयर कह रहे हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। उसको एनालिसिस करने वाले प्रोग्राम को ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहा गया था। तो ये मेगा प्रोजेक्ट था और इसको डील किया गया था बच्चों, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, उसके बाद आते हैं हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे, ठीक है ना। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट देने वाले वैज्ञानिक का नाम था एलेक जेफरे। क्या नाम था बच्चों, एलेक जेफरे। इन्हें आपसे क्वेश्चन पूछेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो एलेक जेफरे। दूसरा याद रखना है इससे कि पूरे वर्ल्ड के जितने मनुष्य हैं सबका जो डीएनए में नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है बच्चों 99.9% सेम होता है। इसका मतलब पूरे वर्ल्ड के हम लोग ह्यूमन जेनेटिक लेवल पर, मोलिकुलर लेवल पर प्रूफ मिलता है कि हम सबके पूर्वज आज के 50,000 साल या 1 लाख बरस पहले या 2 लाख बरस पहले सब सेम थे। इसलिए सबसे पहले तो ये चैप्टर सिखाता है कि पूरे वर्ल्ड के मनुष्य भाईचारा के साथ एक साथ मिलजुल करके रहें, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करें, क्योंकि सबका जेनेटिक मटेरियल सेम होता है। दूसरा पूछेगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से कि ये कब शुरू हुआ था, तो 1990 में शुरू हुआ था बच्चों। अंत कब हुआ था,
तो 2003 में, यानी 13 साल का ये प्रोजेक्ट था, मेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ये हेल्प किस में करता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो कभी कभी पैटर्निटी का विवाद आ जाता है, जैसे कुछ बच्चे जन्म लेते हैं, बोलता है कि नहीं इसके पापा हम नहीं है। यानी एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, आप सुने होंगे न्यूज में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए थे बहुत पहले एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी। तो उनका जो है सो बाद में एक लेडी जो है सो कंप्लेंट की थी कि जो हमारा बेटा है इसके बाप एनडी तिवारी हैं, तो नहीं एक्सेप्ट करते थे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया गया और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में प्रूफ हो गया कि वो लड़का उन्हीं का है, ठीक है ना। तो सुने होंगे 83-84 साल की उम्र में उनका फिर से 7 फेरे लगे थे और वो जो है सो दूल्हा बने थे बुढ़ापा में। तो ये समझाने के लिए हमको बोलना पड़ता है बच्चों, इसको निगेटिव वे में नहीं लीजिएगा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पैटर्निटी का केस होता है वो सॉल्व होता है। कभी कभी क्राइम सीन से भी क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने में भी मदद करता है। तो आपको ये शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा, बट ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इतना ही आता है बच्चों। अब जो है सो आपको इससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं पीडीएफ, ठीक है। इसमें जो है रोटेट नहीं हो रहा है, देखिए बच्चों शॉर्टकट में आ जाइए आप लोग। आपका 12 बायोलॉजी का क्रैश कोर्स लेकर के आज उपस्थित हुए थे। आप गौर से देखेंगे, ऐसे पीडीएफ भी डाला हुआ रहेगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो क्लियर कट दिखाई दे देगा। आपके 12 बायोलॉजी का क्रैश कोर्स लेकर के उपस्थित हुए हैं, है ना। आपको न्यूक्लिक एसिड Na के नाम से जाना जा रहा है। न्यूक्लिक एसिड को 2 भाग में बांटा गया है। सिर्फ आप देखिए स्क्रीन पे, आपको सब स्पष्ट क्लियर समझ में आ जाएगा। न्यूक्लिक एसिड 2 भाग में बांटा गया, पहला आरएनए, दूसरा डीएनए। आरएनए का स्मॉलेस्ट यूनिट या डीएनए का या न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड जो है बना हुआ है बच्चों पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये दोनों मिला तो न्यूक्लियोसाइड बना। सब समझा चुके हैं आपको वीडियो में, यदि ये सब न समझ में आए तो वीडियो जब भी मैं पढ़ाया उसको ध्यान से देख लीजिएगा। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट जब मिल जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ये जो क्वेश्चन आता है सिर्फ वही दिए हैं। आरएनए में पेंटोज शुगर जो होता है राइबोज टाइप का होता है, कई बार आ चुका है, फिर आने का चांस है, जिसका फार्मूला C5H10O5 होता है। डीएनए में पेंटोज शुगर को डीऑक्सीराइबोज टाइप कहते हैं। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप्स का होता है, पहला का नाम प्यूरिन, दूसरे का पायरिमिडीन। प्यूरिन फिर से 2 तरह का होता है, एडिनिन और गुआनिन, जिसको शॉर्टकट में ए और जी, ध्यान देना कैपिटल ए और कैपिटल जी होता है, ना कि स्मॉल। शॉर्टकट में इसी को ना बोले कि ए जी। पायरिमिडीन 2 तरह का होता है, डीएनए में साइटोसिन और थाइमिन, जबकि आरएनए में 2 तरह का होता है, साइटोसिन और यूरासिल। ध्यान दीजिए यही लिखे हैं कि इन डीएनए पायरिमिडीन तो साइटोसिन एंड यूरासिल। यहां उल्टा लिखा गया, थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना, इसको सुधार लेना। इन डीएनए पायरिमिडीन सार तो हो जाएगा साइटोसिन एंड थाइमिन। यहां पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है, इसलिए इसको सुधार के पढ़ना है। डीएनए में पायरिमिडीन कौन होगा, हम पीडीएफ में सुधार देंगे इसको, ठीक है ना। साइटोसिन एंड यूरासिल के जगह पर हो जाएगा यहां पर थाइमिन डीएनए में। और आरएनए में जो है, अच्छा यहां जो ऊपर आरएनए है उसमें पायरिमिडीन और साइटोसिन एंड थाइमिन लिखा गया है, तो इस थाइमिन के जगह पर यूरासिल कर देना है, ठीक है ना बच्चों। अगला सवाल, डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसको किसने डील किया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने। किस ईयर में किया था ये भी पूछता है, तो 1953 में। उसके बाद चार्गफ डिस्क्राइब क्या किए थे, तो प्यूरिन बराबर होता है पायरिमिडीन के डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। एडिनिन किसके बराबर होता है, टी के बराबर, यानी ए टी से पेयर करेगा। गुआनिन किसके बराबर होता है, सी के, यानी गुआनिन साइटोसिन से पेयर करेगा। यानी देखो ए टी और जी सी, इसको बताया था ना कि ट्रिक एक है इसका याद करने का, एट गया कॉलेज, याद रखना, ए टी से एट हो गया और जी से गया कॉलेज हो गया। तो एट यानी एडिनिन थाइमिन से करेगा और जी सी से करेगा, ठीक है। उसके बाद डीएनए का सिंथेसिस को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। आरएनए के सिंथेसिस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। प्रोटीन के सिंथेसिस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेस ऑन मैसेंजर आरएनए को क्या कहते हैं बच्चों, कोडोन या जेनेटिक कोड। देयर आर 64 जेनेटिक कोडोन, यानी कोडोन कितना होता है, 64। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करने वाला कितना होता है, 61।
और स्टार्टर कोडोन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस क्या बताए थे, AUG, और AUG नहीं रहेगा तब रेयर केस में GUG हेल्प करता है। उसके बाद टर्मिनेटर कोडोन यानी स्टॉप कोडोन्स कौन कौन होते हैं, तो यू आ जा और यू जा यानी 3 होता है। एंटी कोडोन कहां प्रेजेंट रहता है, छोटा सा सेंटेंस है, डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करता है ये क्वेश्चन आपको, tRNA यानी एंटी कोडोन कहां रहेगा, ट्रांसफर आरएनए पर। डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है उसमें एडेनिन किससे पेयर करता है, तो टी से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, यानी एट के बीच में, ए टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। और जी किससे करता है, सी से, वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट बच्चों, एट गया कॉलेज वाला ट्रिक में, ए टी से करेगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और जी सी से करेगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद चेंज यदि होता है नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस में, उस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों म्यूटेशन। अब म्यूटेशन टर्म को किसने दिया था, डायरेक्ट पूछता है, ह्यूगो डिवेरिस। उसके बाद होता क्या है इसमें, तो चेंज इन नाइट्रोजनस बेस। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछता है पॉइंट म्यूटेशन, तो पॉइंट म्यूटेशन में ना सिंगल बेस पेयर में चेंज होता है, यानी ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक हिट कर सकता है कि चेंज इन सिंगल बेस पेयर इज कॉल्ड, तो पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है बच्चों। उसके बाद ओपेरॉन मॉडल किसके लिए दिया गया है, तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, और किसने दिया था, तो जैकब एंड मोनार्ड ने। यानी ये 2 क्वेश्चन है ओपेरॉन से जो बहुत ही कॉमन है, पूछता है। फिर बताए थे कि उसमें लैक ओपेरॉन में इंड्यूसर का काम कौन करता है, तो लैक्टोज करता है बच्चों। फिर लैक जेड किसको कोड करता है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को। लैक वाई किसको कोड करता है, तो परमिएज एंजाइम को। लैक ए किसको कोड करता है, तो ट्रांस एसिटाइलेज को। बताए थे कि जेड वाई के बाद एक्स मत दे देना, ए होता है। उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है कब स्टार्ट हुआ था, 1990 में। कंप्लीट कब हुआ था, 2003 में, यानी 13 ईयर्स, 13 साल का मेगा प्रोजेक्ट था। इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ा क्या गया था, तो ह्यूमन के जीनोम को। ह्यूमन जीनोम कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर का बना होता है, तो 3 × 10⁹ बेस पेयर का। अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड में पहले किसने डेवलप किया था। डायरेक्ट 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें एलेक्स जेफरे पर नजर पड़े आप उसको रंग देना सर्कल को। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं उनका 99.9% जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है बच्चों सेम होता है, चाहे किसी भी कंट्री के लोग हों। इसीलिए मैंने बताया आप लोगों को कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमंस हैं मैक्सिमम 99.9% जीनोम जब सेम है, इसका मतलब हम सब लोग भाई भाई हैं, पूरे विश्व एक कुटुंब है, एक परिवार है। और आपको मैं बता दूं कि जितना आपको समझाए, पहले मैंने बोर्ड पे समझाया और उसी चीज को यहां पर मैंने समझा दिया। इसको पीडीएफ में भी डाला हुआ रहेगा, यदि आप इसको देख लेते हैं तो इस चैप्टर से, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको जनरल जब पढ़ाते हैं बच्चों तो 1 महीना लग जाता है पढ़ाने में डिटेल, लेकिन शॉर्टकट में आपको मैं 40 या 45 मिनट में आपको बता दिया। लेकिन इतना बात यदि आप याद रखते हो तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि इस चैप्टर से बनने वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको आएगा, और इससे भी क्वेश्चन काफी रहता है बच्चों, 70 क्वेश्चन में से 8 से 10 क्वेश्चन रहेगा। तो इन लाइन को आप याद कर लो और एक बार याद करके परीक्षा देना, उसके बाद फिर बताना कि क्वेश्चन इससे आता है कि नहीं। तो ठीक है बच्चों, इस उम्मीद के साथ कि इसको आप पढ़ेंगे, देखेंगे। आज का क्लास यहीं मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।